हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेडिजी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रेडिजी वी मेक इट इजियर पर। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम जो चैनल है प्रेडिजी वी मेक इट इजियर, आप इसको प्लीज़ ज्वाइन कर लें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और उसके अलावा आपके कोई भी क्वेरीज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, उनको आप हमें ये जो जीमेल अकाउंट यहाँ पे दे रखा है अंग्रेजी इन इंग्लिश @gmail.com, इस पर आप हमें भेज सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे RSMSSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम 2022 के कोर्स के लिए इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है वो। और मैं आपको वापस से ये बता देना चाहता हूँ कि इसके 2 चैप्टर हम पूरे कर चुके हैं, कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। जिन्होंने भी वो चैप्टर नहीं देखे हैं पहले वो उन दोनों चैप्टर्स को देख लें, क्योंकि ये रेगुलर कोर्स है, ये फर्स्ट से चालू होगा और लास्ट तक चलता रहेगा। तो आपने जो पहली वीडियोज़ देखी हैं, पहली वीडियोज़ हैं, उन्हें आप पहले देख लें और उसके बाद आगे की वीडियोज़ को देखें। इसके अलावा आप RPSC या RSMSSB की किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं और आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है, तो आप ये जो बुक है इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, प्रोफेसर BK रस्तोगी की किताब है, इसमें से मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ। और RPSC या RSMSSB के लिए, दोनों के लिए इस बुक से, ये जो बुक है ये बेसिक बुक है और इस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। इस बुक को पूरे डिटेल में मैं आपको यहाँ पे पूरी पढ़ाने वाला हूँ। तो आप जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम के अलावा अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पटवारी है, AO है, या जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, या RAS की जो वैकेंसी आती है, या और भी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, वीडियो की जो मेंस की एग्ज़ाम आने वाली है वो, उन सब के लिए इंग्लिश आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप ये जो वीडियो सीरीज़ है, ये पूरा कोर्स है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब से लेके 1 से 1.5 महीने तक ये पूरा कोर्स चलेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन एयर करने वाले हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए, और जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी और बाकी एग्जाम के लिए भी हम क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। तो चलिए बगैर देरी किए हुए चालू करते हैं कोर्स। अब तक हमने पढ़ लिया था क्या? अब तक हमने, अभी जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए मैं बता देता हूँ, जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए अब तक हमने सबसे पहले तो वैकेंसी की पूरी डिटेल जान ली। उसके बाद हमने पूरा सिलेबस देख लिया था, सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। उसके बाद स्पेसिफिकली हमने इंग्लिश का सिलेबस देख लिया था, इंग्लिश के सिलेबस में क्या होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने जब सॉल्व किए तो इंग्लिश के 2011 और 2013 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, डिटेल में उसको डिस्कशन हम कर चुके हैं। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम पूरी बुक लिस्ट देख चुके हैं, क्या हमें पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस सब के बारे में भी हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। उसको करने के बाद इंग्लिश का जो सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस में से, सारे टॉपिक में से सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है डिटर्मिनर्स का, DETERMINERS, डिटर्मिनर्स का जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले डिटर्मिनर का जो बेसिक्स है वो पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद हमने डिटर्मिनर के यूजेज में हमने आर्टिकल A और N का यूज़ पढ़ा। साथ में ये भी पढ़ा कि आर्टिकल और A और N का यूज़ कहाँ पे नहीं होना है, तो हमने इतना सब पढ़ लिया था। उसके बाद अब आज जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, जस्ट ए सेकेंड, यस, आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, दी आर्टिकल का हम यूज़ पढ़ेंगे आज। तो दी आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो सब हम देखने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे दी क्या है। दी सबसे पहले तो एक डेफिनेट आर्टिकल है, DEFINITE, डेफिनेट आर्टिकल। दी जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है। साथ में जैसे A और N को सिर्फ आप सिंगुलर के साथ यूज़ कर रहे थे, वैसा यहाँ पे नहीं होगा। दी जो आर्टिकल है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ किया जा सकता है, और किसी भी जेंडर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैस्कुलिन हो या फेमिनाइन हो, दोनों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और दा जो होता है वीकेंड फॉर्म होता है किसकी? दिस, दैट, दीज एंड दोज, इन सब की ये वीकेंड फॉर्म होता है, मतलब इनकी जगह पे इसको यूज़ किया जाता है कई दफ़ा। ठीक है, अभी इसके बाद हम बात करेंगे दी। जब हम ये पढ़ेंगे तो आर्टिकल के यूज़ से पहले हमें ये देखना है कि दी जो है इसको 3 तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, मतलब इसका जो उच्चारण है वो, उसको हमको 3 तरीके से इसको उच्चारित करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला हम इसको द बोलेंगे। द कहाँ पे बोलते हैं?
द हमें बोलते हैं जब हमें यहाँ द लिखना हो और यहाँ पे कोई भी वर्ड है जो जिसका जो उच्चारण है वो कॉन्सोनेंट से, या फिर अगर हिंदी में हम बोलें इसे तो व्यंजन से अगर चालू हो रहा है किसी भी शब्द का उच्चारण, तो हम इसे द बोलते हैं। सेकंड जो है, फिर आता है दी, छोटा ई की मात्रा। दी जब हम बोलेंगे तो ये बोलेंगे हम कोई भी वर्ड अगर आता है, इसको कट करके आप कॉन्सोनेंट ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड है जो कॉन्सोनेंट है तो। उसके बाद आता है दी। दी में हम यहाँ गए और उससे पहले इसको दी तब लिखेंगे जब कोई भी इसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो वोवल से चालू हो रहा है, या फिर इसे हिंदी में हम बोलते हैं स्वर। स्वर की ध्वनि से अगर चालू होता है तो इसे हम द दी ऐसे बोलेंगे। द हम बोलते हैं जब कॉन्सोनेंट से चालू होगा। उसके बाद आता है जब हम इसे जोर देकर बोलना चाहें, जोर देकर बोलते हैं तब क्या होता है। ठीक है, किसी का भी नाम ले रहे हैं और उसमें हमें दी लगाना है, मतलब किसी व्यक्ति के नाम पे हमको जोर डालना है, तो उस कंडीशन में आप जोर देते हैं। ठीक है, दी इसको बोलेंगे जब आपको किसी भी चीज़ पर जोर देना होगा, एम्फेसाइज करना होगा। एम्फेसाइज की स्पेलिंग EMPHASIZE। ठीक है, कभी किसी भी नाम को, किसी भी वर्ड को एम्फेसाइज करना है तो आप इसको दी बोलते हैं। तो द, दी और दी, इन तीनों में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। इसका उच्चारण हमने देख लिया, प्रोनाउंसिएशन इसका किस तरीके से होना है। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं दी के अब आगे यूज़ के बारे में देखते हैं, दी को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहला हम यूज़ देखते हैं, दी को दोनों ही तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, और ये प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। मम्मी मतलब सारी ही चीज़ों के साथ ये यूज़ किया जा सकता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो या प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हो, ये सबके साथ यूज़ किया जाएगा। लेकिन कंडीशन कब बनती है, एंड हम लगाएंगे। एंड का मीनिंग इसके साथ दूसरी कंडीशन भी आपको पूरी करनी होगी। पूरी जब करनी होगी, पहली बात तो वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए, और वो पर्टिकुलर होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई हम कर सकें किसके बारे में बात हो रही है, वो पर्टिकुलर होना चाहिए, वो डेफिनेट होना चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन जब पूरी होंगी तब यहाँ पे दी का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। ही हैज़ गॉन टू द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब पोस्ट ऑफिस से पहले यहाँ पे दा क्यों लगाया है, अब ये देखने की हम कोशिश करें कि आपका जो इलाका होता है, हर इलाके में एक पोस्ट ऑफिस होता है और हर इलाके का एक अलग से पोस्ट ऑफिस होता है। उसकी एक बाउंड्री होती है कि इस एरिया में ये पोस्ट ऑफिस काम करेगा, इसके बाहर दूसरे एरिया में आप जाएंगे तो उस दूसरे एरिया में दूसरा पोस्ट ऑफिस काम करता है। तो जब हम किसी को बोलेंगे, हमारे घर में कोई पूछता है कि भाई वो कहाँ पे गया हुआ है, तो हम बताएंगे कि वो पोस्ट ऑफिस गया है। तो ये बिल्कुल समझने की बात है, ये स्वयं से ही समझ में आ जानी चाहिए कि वो आपके एरिया का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे गया हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे दी का उपयोग करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी चीज़ पर्टिकुलर डेफिनेट हो या आइडेंटिफाई हम कर सकें कि जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है वही चीज़ है या नहीं। अगर वो डेफिनेट हो जाए तो उससे पहले दी लगता है, वरना ए पोस्ट ऑफिस लगता, क्योंकि वो किसी पोस्ट ऑफिस में गया है। लेकिन पोस्ट ऑफिस हमें पता है कि हम अपने एरिया के पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, तो इससे पहले यहाँ पे द लगता है। ये हो गया पहला रूल, जिसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, ये जैसे ए और एन में जहाँ हमने फिक्स कर लिया था, इसी तरीके से बेसिक रूल है कि सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल, सिंगुलर प्लूरल अनकाउंटेबल दोनों ही के साथ यूज़ किया जाएगा। जैसे एन को सिंगुलर काउंटेबल, ए और एन को सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया गया था। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट जो रूल है, ऐसे नाउन्स जो पूरी दुनिया में सिर्फ वन हो, ठीक है, अकेले हों, ठीक है, या कोई भी एरिया हम फिक्स कर लें उसमें वो अकेला हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आर्टिकल लगेगा वो द आर्टिकल लगेगा प्लस ओनली
वन, ओनली वन वाली कोई भी चीज़ होगी तो उसमें द आर्टिकल लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं हम, ठीक है, द सन, सूरज इकलौता होता है, ठीक है। द मून, मून पूरे वर्ल्ड में एक ही है, हमारे लिए एक ही मून होता है। द अर्थ, ठीक है, अर्थ जो है वो भी एक ही है, अर्थ एक प्लेनेट का नाम है और वो एक ही है। स्काई जो होता है, ठीक है, आसमान, आसमान एक ही है, आप कहीं पे भी चले जाएं एक ही आसमान होता है, ठीक है। उसके बाद द वेदर, ठीक है, जब हम वेदर की बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए और स्पेसिफिक जगह के वेदर के बारे में बात करते हैं। वेदर एक छोटी जगह के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद द नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल एक ही है पृथ्वी पर, ठीक है। द साउथ पोल, साउथ पोल भी पृथ्वी पे एक है, ठीक है। उसके बाद हम ले सकते हैं द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर जो है वो भी पृथ्वी पर एक है। तो इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो वर्ल्ड में सिर्फ एक है उससे पहले हम दा का उपयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे उपयोग किया है द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द वेदर, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल और द इक्वेटर। इस तरीके से आप रनिंग नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी आप उस बुक में से पढ़ सकते हैं और साथ में आप यहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बुक में एक बार पढ़ने के बाद या यहाँ पे वीडियोस देखने के बाद आप बुक पे जाएंगे तो आपको वो चीज़ आसान लगेगी, इसलिए। और चाहें तो आप रनिंग नोट्स यहाँ से भी बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट, अब जो हमारा है थर्ड रूल क्या होगा। थर्ड रूल ये होगा कि जब हमने देखा कि ओनली वन वाली कंडीशन में जो था, ओनली वन वाली कंडीशन में हमने दा का उपयोग किया, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो ओनली वन हैं लेकिन उससे पहले क्या लग जाता है, जैसे उसके किसी स्पेशल फीचर के बारे में हम उसके बता रहे हैं या उसको हम मॉडिफाई करते हैं या उसको हम क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लिटरेचर में इस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, जैसे कहानियों में, कविताओं में इस तरीके से इनको यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, वी ड्रोव अंडर ए डार्क स्काई, ठीक है। वी ड्रोव अंडर ए डार्क स्काई, तो स्काई से पहले दा लगना था लेकिन इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, क्वालिफाई कर दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में कुछ अलग से इसका कोई फीचर बताया गया है कि ऐसा स्काई जो डार्क था, ठीक है। अब पूरे विश्व में एक साथ तो डार्क स्काई होता नहीं है, लेकिन ये जहां पर ड्राइव कर रहे थे, ये जहां पर अपनी कार लेके गए थे, वहां पे जो स्काई था वो डार्क था, इसलिए यहाँ पर ए का यूज करते हैं। दूसरा कोई वर्ड होता तो ए और एन दोनों का इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। एन का आपको यूज पता है कि अगर वोवल साउंड से चालू हो रहा होता तो आप एन का यूज कर सकते हैं। डी से चालू हुआ, ड से चालू हो रहा है, इसलिए इसको आप इसमें आप ए से चालू कर रहे हैं, वी ड्रॉव अंडर ए डार्क स्काई। दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ए वीक सन। वीक सन का मतलब क्या है, सूरज तो है लेकिन उसकी रोशनी कम पड़ रही है, ठीक है, तो वीक है। अभी जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है तो बहुत तेज धूप होती है, तो स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग हो गया कि भाई बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। वीक का मीनिंग हो गया कि धूप बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रही, तो इस कंडीशन में आपने ए का यूज़ यहाँ पे कर लिया। तो इस तरीके से ये वाला एक एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पे, ठीक है। अगला रूल क्या होने वाला है, फोर्थ ये हमारा रूल रहेगा। फोर्थ वाले रूल का क्या है, बिफोर ए नाउन विच हैज़ बीन बिकम डेफिनेट बाई बींग मैंशन प्रीवियसली। अगर आप किसी नाउन का यूज़ पहले कर चुके हैं, सबसे पहले आप यूज़ करेंगे तब तो आप ए और एन ही यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो। लेकिन फुल स्टॉप लग गया, आप दूसरा सेंटेंस उसमें ले रहे हैं और वापस से उसका नाम ले रहे हैं, तो उस नाउन से पहले दा लगेगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जब पहली बार बात की हुई थी तब तो आप उसको जानते नहीं थे, लेकिन जब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तब उसको जान चुके हैं, क्योंकि पहली लाइन में आप जान चुके हैं कि वो कौन है, क्या है, ठीक है। उस नाउन को आप डेफिनेट कर चुके हैं पहली लाइन में, तो दूसरे सेंटेंस में जब उसको यूज़ करेंगे आप, तो वो आपके लिए डेफिनेट हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। इस कंडीशन में आप दा का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, यस्टरडे आई सॉ अ बॉय, कल मैंने एक लड़का देखा। अब यहाँ पे दा का यूज होगा, देखना
द बॉय वॉज वियरिंग ए ग्रीन शर्ट। ठीक है, अब ये मैंने लिखा यस्टरडे आई सॉ ए बॉय, कल मैंने एक लड़के को देखा। अब कल तक आप उस लड़के को जानते नहीं थे, सबसे पहली बार आप जब ने आपने जब उसको देखा तो आप उसको जानते नहीं थे, तो आपके लिए पर्टिकुलर नहीं था, डेफिनेट नहीं था, इंडेफिनेट था। ठीक है, लेकिन अब हमें पता लग गया सुनने वाले को कि ये कौन से लड़के के बारे में बात कर रहा है, कि द बॉय वॉज वियरिंग ए ग्रीन शर्ट। तो कौन से लड़के ने ग्रीन शर्ट पहन रखी थी? उस लड़के ने जिसको आपने कल देखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेफिनेट हो गया। तो ये नियम बनता है कि सेकंड टाइम जब अगर आप यूज करेंगे किसी का भी, ठीक है, चाहे वो पर्टिकुलर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है, लेकिन फिर भी उसके सामने दा लगेगा, क्योंकि अब आप उसको जान चुके हैं, अब वो प्रॉपर बन चुका है, क्योंकि आपको पता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो आपके लिए डेफिनेट हो गया, प्रॉपर हो गया। ठीक है, तो ये वाला नियम यहाँ पे इस तरीके से चलने वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। फिफ्थ रूल हमारा क्या रहेगा? फिफ्थ रूल हमारा ये है, अगर किसी को हम डिस्क्राइब कर दें, ठीक है, कोई नाउन है, वैसे तो हम जनरली सिर्फ अगर नाउन लिखा है तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें डिस्क्रिप्शन उसका दे दें, ठीक है, कि उसकी खासियत आपको बता दें, तो आपको पता लग जाएगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आप दा का यूज करेंगे। दा इसके बाद नाउन आएगा जिसको हमने डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन बन जाती है। आप इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, द मैन ऑन द रूफ, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, द मैन ऑन द रूफ। ठीक है, अब मैन लिखते आप तो मैन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हम स्पेशली उस आदमी की बात कर रहे हैं जो छत पे खड़ा हुआ है। ठीक है, जो छत पे है, मौजूद है। ठीक है, तो द मैन ऑन द रूफ, द मैन से पहले कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे दा लगा है इसलिए क्योंकि आप स्पेशली उस आदमी की बात कर रहे हैं जो छत पे खड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद भाई तुमने पेन खो दिया क्या, जैसे, तो कोई पूछेगा द गेव, सॉरी ये यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, द पेन यू गेव मी। जैसे मैं कोई दोस्त आपसे बोल रहा है कि भाई मैंने पेन खो दिया, फिर वो पूछेगा कौन सा वाला पेन, तो अब यहाँ पे आप डेफिनेट बताओगे द पेन यू गेव मी। ठीक है, वो वाला पेन जो तुमने मुझे दिया था, तो द पेन कौन सा, ये वाला पेन जो उसने तुम्हें दिया था। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे वो डेफिनेट हो गया, आप सिर्फ स्पेशली उस पेन की बात कर रहे हैं जो आपको उसने दिया था। ठीक है, द मैन वो व्यक्ति जो छत पे खड़ा है, तो स्पेशली आपने डिस्क्राइब कर दिया कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा बिफोर ए नाउन विच इज आइडेंटिफाई थ्रू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मतलब जब हम बात कर रहे हैं, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आप ये डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और यहाँ पे सब खाना रखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ बैठे हैं, एक लोग यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठे हैं। ठीक है, आप यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ नमक की डब्बी रखी हुई है। आप इनको बोलते हैं कि भाई मेरे को नमक पास कर दो, तो आप कौन सा वाला नमक उठा के लाएंगे? आप रसोई में जाएंगे नमक लेने, या फिर आप बाजार जाएंगे नमक लेने, या फिर टेबल पे जो नमक रखा है उसको आप देंगे? तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया, जब आप बात कर रहे हैं उस हिसाब से आपको खुद से समझ में आ जाता है कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप दा का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अब इस कंडीशन में आपने इंग्लिश में क्या बोला होगा, प्लीज पास द सॉल्ट। ठीक है, प्लीज पास द सॉल्ट। अब सॉल्ट आपने मांगा है तो वो ही सॉल्ट मांगा होगा जो डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको समझ में आ जाता है आसानी से कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, टेक दीज पार्सल्स टू द पोस्ट ऑफिस। इन पार्सल्स को पोस्ट ऑफिस लेके चले जाओ। ठीक है, तो आप जब असल में आप इमेजिन कर सकते हैं अपने आप को कि आप अगर किसी को इस तरीके का शब्द बोल रहे हैं, इस तरीके का सेंटेंस बोल रहे हैं, तो आप जरूर किसी ना किसी पार्सल्स की तरफ इशारा जरूर कर रहे होंगे। आंख से आपने इशारा किया होगा या उंगली से आपने इशारा किया होगा। तो ये जो पार्सल्स हैं ये अनआइडेंटिफाइड होते हैं, लेकिन आप जब कॉन्टेक्चुअली इसकी बात करेंगे तो उस समय आपको
कहने वाले को और सुनने वाले को दोनों को पता रहता है कि कौन से पार्सल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस आ जाता है। अब कौन से पोस्ट ऑफिस लेके जाना है ये भी आपको समझ में आ गया, क्यों आपको आपके आपके जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है जो आपके एरिया के अंडर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल जो है सेवंथ रूल, सेवंथ रूल क्या है वो हम देखते हैं। बिफोर सिंगुलर नाउन्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जब पूरी क्लास के बारे में बात की गई थी, ओके, पूरी क्लास के बारे में बात करने का मतलब क्या है, जैसे द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पे आपको चकराना नहीं है कि यहाँ पे ए और एन का यूज भी हमने देखा था, एक क्लास के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे ही नहीं जाते हैं। कोई पूछे कि भाई एग्जाम में मेरे से यही वाला क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसा नहीं होता है कि एग्जाम में उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं जिनमें आपको बोनस मार्क उनको देना पड़े, या फिर उनकी काबिलियत पर क्वेश्चन मार्क उठे कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जाम में देते हो। तो ये बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं बनता है कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया तो बोनस मार्क मिल जाएगा और आप रेट फाइल कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी एग्जाम कंडक्ट करने वाली जो भी संस्था है वो ऐसा चाहती नहीं है, ठीक है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें यूज करेंगे, पूरी क्लास के लिए बात करेंगे तो द आप वहां पे लगा सकते हैं। जैसे द आंट इज हार्ड वर्किंग, ठीक है, द आंट इज हार्ड वर्किंग। तो इस तरीके से ये वाला आपका एग्जाम्पल बन गया। तो इस तरीके से आप द का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सेवेंथ रूल। अब एथ रूल हम देखते हैं। एथ रूल हमारा क्या रहने वाला है। बिफोर सम एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स, ऐसे एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, ठीक है, व्हेन दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स, जो प्लूरल नाउन्स की तरह आपसे यूज किए जाएंगे। अगर किसी सेंटेंस में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको प्लूरल नाउन की तरह यूज किया जाता है, उस कंडीशन में उनसे पहले आप दा लगाएंगे, क्योंकि दा जो लगता है, आर्टिकल जो लगते हैं वो नाउन की तरह लगते हैं। अब एडजेक्टिव को आपने चेंज ही कर दिया नाउन की तरह से, तो नाउन से पहले ए एन दा, तो आपको कुछ लगाना ही पड़ेगा। और जीरो आर्टिकल वाली फॉर्म अलग है, लेकिन ए एन दा में से अगर कुछ लगना है और लगने वाली कंडीशन बनती है, किसी रूल को वो फॉलो करता है, तो वहां पे उस प्लूरल नाउन से पहले आपको दा लगाना पड़ेगा। तो इसमें कंडीशन देखते हैं किस तरीके से ये लगेगा। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। अभी यहाँ पे दो जगह दा लगा हुआ है, देखो कहाँ कहाँ दा लगा है। एक तो यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। अभी रिच का मतलब क्या होता है, रिच का मतलब होता है अमीर, ठीक है। पुअर का मतलब होता है गरीब। आप डिटेल में इसको समझने की कोशिश करें, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। रिच जो है अमीर है। अब आप बोलेंगे रिच के आगे आपको कोई ना कोई नाउन लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिच एडजेक्टिव है। अमीर कौन होता है, कोई व्यक्ति होता है, मतलब व्यक्ति की खासियत है कि वो अमीर है, और जो किसी भी नाउन की खासियत हो उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो रिच के बाद आपको पर्सन लगाना होगा, ठीक है। पुअर के आगे भी आपको पर्सन लगाना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो होगा ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इसका, इस सेंटेंस में अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग निकल रहा है द रिच शुड हेल्प द पुअर। जो अमीर व्यक्ति होते हैं, मतलब अब यहाँ पे प्लूरल आ गया। देखो ये बताया था ना कि प्लूरल नाउन में अगर उसको चेंज कर दें, शुड हेल्प द पुअर, ये अमीर किसके बारे में बात कर रहा है, व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। ये अमीरी को दिखाने के लिए बात नहीं कर रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव की बात नहीं कर रहा, विशेषण नहीं है यहाँ पे, ये संज्ञा का काम कर रहा है। और संज्ञा भी कौन सी, प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल नाउन जब होगा, एडजेक्टिव को प्लूरल नाउन की तरह यूज किया गया है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर दा का यूज किया जाएगा, पुअर के सामने भी और ये रिच जो लिखा हुआ है इन दोनों के सामने दा का यूज किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी एडजेक्टिव को अगर प्लूरल नाम की तरह किसी भी सेंटेंस में यूज किया जा सकता है, किया जाता है, तो वहां पे आप दा का यूज करेंगे। ओके, ये डन हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट किसके, नेक्स्ट हमारा रूल हो गया, नाइन्थ रूल हो गया हमारा, ठीक है। नाइन्थ रूल के बारे में बात करते हैं। नाइन्थ रूल हमारा क्या है,
बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्रीज रहेंगी जो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स की, उनके सामने ये किया जाता है। दा का सबसे सबसे जो आसान जो रूल है वो ये वाला रूल है, तो इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक, ये सबसे महंगी किताब है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल MANEESH, मनीष इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया द, क्योंकि बेस्ट और इन द क्लास। अब ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, अभी जो रूल पढ़ा है उसी का ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे कैसे पता लगेंगे वो देखते हैं। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक, सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री वाला देख लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक, ये सबसे महंगी किताब है। सबसे महंगी का मतलब हो गया सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सुपर है वो, ठीक है। उसके बाद आ गया मनीष इज द बेस्ट बॉय, मनीष जो है वो बेस्ट बॉय है, ठीक है, सबसे अच्छा लड़का है इस क्लास का। अब एक जो अभी हमने रूल पढ़ा था कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट पे जब हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में अगर वो आपको लगता है कि आइडेंटिफाइड है, ठीक है, या प्रॉपर है, तो आपको उसमें दा का यूज करना है। अब दा क्लास क्यों कहा है, जब हम मनीष के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें मनीष की क्लास पता है, कौन सी क्लास में वो पढ़ता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है जब हम बात करेंगे, ठीक है। तो मनीष को दोनों लोग जानते होंगे, तो जब क्लास के बारे में बात कर रहे हैं तो उस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं, और अगर हम जब उस कंडीशन में हम जानते हैं तो उस कंडीशन में हम दा का यूज करते हैं जब किसी भी चीज को प्रॉपर बना दिया जाता है। तो ये आपको पहले वाला जो रूल है वो आपको इस एग्जाम्पल में भी आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नाउ द रूल नंबर इज 10, ठीक है। 10वां रूल क्या होने वाला, the is not used after the verb be when the superlative is used without a noun, ठीक है। अभी क्या है, दा को यूज नहीं किया जाएगा आफ्टर द वर्ब बी वर्ब के साथ, बी वर्ब के बाद कभी भी यूज नहीं किया जाता, ठीक है। व्हेन द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड विदाउट ए नाउन, सुपरलेटिव डिग्री जो है विदाउट नाउन यूज की जाएगी तो आपको यूज नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे, इट इज वाइजेस्ट टू अवॉइड फूल्स, ठीक है। इट इज वाइजेस्ट टू अवॉइड फूल्स, तो ये सबसे बुद्धिमानी बात होगी कि आप मूर्ख लोगों के पल्ले ना पड़े, मूर्ख लोगों से बहस ना करें, ठीक है। अब वाइजेस्ट जो यहाँ है, ठीक है, तो ये बी फॉर्म होती है, इट इज जो है वो बी फॉर्म है, बी फॉर्म यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब वाइजेस्ट क्या है, यहाँ से पहले कोई भी जो है नाउन नहीं लगा है, मतलब ये यहाँ पे एडजेक्टिव का नाम काम नहीं कर रहा है। एक तरीके से एडजेक्टिव का अगर काम नहीं कर रहा है और नाउन इसके बाद नहीं दिया गया है, आप इसी कंडीशन में दा का यूज करते हैं ना, जब एडजेक्टिव लगा हुआ हो और यहाँ पे नाउन लगा हुआ, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो है दा का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन ही नहीं दे रखा, और जब नाउन नहीं दे रखा हो तो दा आर्टिकल लगने का मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि आर्टिकल की सबसे पहली शर्त ही है कि नाउन फ्रेज से पहले वो लगेगा, उसको प्रीसीड करेगा, ठीक है। प्रीसीड करना तो आपको पता ही होगा, हम देख चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, बी फॉर्म दी हुई हो और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि नाउन नहीं लगाया वाइजेस्ट के बाद में, एडजेक्टिव के बाद में, तो आप यहाँ पे दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका एग्जाम्पल हो गया। अभी देखो दूसरा एग्जाम्पल मैं जब लिखूंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा क्या है। इट इज बेस्ट नॉट टू गो देयर, ठीक है। इट इज बेस्ट टू नॉट गो देयर, इट इज बेस्ट नॉट टू गो देयर। अब बेस्ट क्या है, बेस्ट कोई आदमी है क्या है, नहीं, कोई चीज है क्या यहाँ, कोई बात है क्या यहाँ, कुछ भी एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन नहीं दे रखा है, मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है, किसी भी चीज की विशेषता नहीं बता रहा। जब ये विशेषण नहीं है और यहाँ पे बी की फॉर्म दे रखी है आपको, तो यहाँ से इससे पहले दा लगने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, ठीक है। तो इन दो एग्जाम्पल से हमने बहुत अच्छे से ये चीज समझ ली।
नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल रहेगा 11 नंबर का, हमारा एग्जाम्पल रहेगा 11 नंबर का। हमारा एग्जाम्पल क्या है, द इज नॉट यूज बिफोर मोस्ट। अब मोस्ट हमने क्या देखा था, मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री का तो हम पढ़ चुके हैं भाई कि नहीं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो दा लगना चाहिए। लेकिन अब ये किस कंडीशन में बोल रहा है कि मोस्ट से पहले नहीं लगेगा, व्हेन मोस्ट मीन्स वेरी, जब मोस्ट का मीनिंग वेरी आ रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों में से बहुत ज्यादा, जितने भी लोग हैं उनमें से ज्यादा। अब जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, दिस इज ए मोस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको काट के यहाँ लिख देता हूँ, इससे आपको दिखे स्क्रीन पर, इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन के बारे में भी नहीं बता रहा है कि मोस्ट जो है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे मोस्ट का जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो वेरी निकल के आ रहा है, ठीक है। वेरी मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है, यहाँ पे ये मीनिंग निकल के आ रहा है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल, द स्टोरी वॉज मोस्ट एक्साइटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने देखा, स्टोरी इज मोस्ट एक्साइटिंग। मोस्ट का मीनिंग क्या है, मोस्ट का मीनिंग क्या निकल रहा है कि वेरी एक्साइटिंग। अब आप इसको वेरी से हटा दें, मतलब मोस्ट को हटा के और वेरी को लगा दें, ठीक है, तो इसके जो सेंटेंस है इसके अर्थ में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो मोस्ट का जो मीनिंग है यहाँ पे वेरी निकल के आ रहा है, जब मोस्ट का मीनिंग वेरी निकल के आए तो सुपरलेटिव डिग्री वाला रूल यहाँ पे खत्म होके ये वाला रूल लगेगा जिसमें आप जो है दा का यूज नहीं करेंगे, ओके। उसके बाद अब हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, जो रूल है वो 12th नंबर का है, बिफोर ए प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद अनदर प्रॉपर नाउन ऑफ फेम और रेप्यूट, ठीक है। तो कहां पे लगने वाला है कि आप देख रहे हैं जैसे कोई आदमी बहुत शक्तिशाली है, बहुत दमदार है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है, और उसकी तुलना आप कर देते हैं हनुमान जी से कर देते हैं, ठीक है, आप उसकी तुलना खली से कर देते हैं, ग्रेट खली से, ठीक है, आप उसकी तुलना मोहम्मद से कर देते हैं। इस तरीके से अगर आप तुलना कर देते हैं, तुलना करने वाले सेंटेंस में जो जिससे आप तुलना कर रहे हैं उससे पहले दा लगता है। जबकि यहाँ पे देख लो, हनुमान जो है, हनुमान जी जो है ये नाम है, खली जो है नाम है, मोहम्मद जो बॉक्सर थे उनका भी ये नाम है। तो प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी दा का यूज नहीं करते हैं, ये आप सब लोगों को पता है। लेकिन इस सेंटेंस में अब मैं जो सेंटेंस लिखने वाला हूँ उसमें आप यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने कंपेयर कर दिया है। कंपेयर जैसे कैसे कर दिया, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब कालिदास जो है, अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन है इसलिए इसके लिए कुछ नहीं लगाया, क्योंकि कालिदास को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, कालिदास को कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कालिदास को कंपेयर कर रहे हैं तो इससे पहले तो दा नहीं लगेगा। लेकिन आपने किसी और से कंपेयर किया है, जैसे शेक्सपियर से कंपेयर किया है, तो शेक्सपियर से कंपेयर किया है तो उससे पहले दा यहाँ पे लगेगा, क्योंकि अब ये प्रॉपर नाउन रहा है, नहीं रहा है, क्योंकि आप उसकी तुलना कर रहे हैं किसी की किसी खासियत की वजह से। क्योंकि कालिदास जो है वो बहुत अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं कि उनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जा सकता है। वर्ल्ड के लिटरेचर में शेक्सपियर को सबसे अच्छा जो पोएट है, राइटर है, कहा जाता है शेक्सपियर को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नोवेल्स हैं, पोएम्स हैं वगैरह, ऐसी चीज सब चीज़ें लिखी हैं। तो कालिदास की जो तुलना है वो शेक्सपियर से की गई है, कि कालिदास इतना अच्छा लिखते हैं कि उनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जा सकता है, ओके। इस तरीके से एग्जाम्पल इस तरीके से बन गया नाउ। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कंपेयर करने से इस तरीके से ये बनते हैं। अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हम जब भी पढ़ेंगे, जैसे सेकंड, जब भी हम पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो फोकस होता है वो लगभग 30 मिनट का रहता है। तो 30 मिनट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप फोकस नहीं डाल सकते। आज हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि हमने 12 रूल पढ़ रही हैं,
ठीक है, थोड़ा सा हम स्पीड और थोड़ी सी बढ़ाएंगे अपनी, तो लगभग 15 रूल एक तरीके से हम दिन में पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से आज हमारा डिटर्मिनर और इस सब का तीसरा दिन है। इससे जो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें हमको खींचना नहीं है, और मैं आपको स्पीडली लेकिन पूरा एक्सप्लेन करके, ऐसा नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा या अधूरी छोड़ दूंगा कोई चीज़, सारे ही एग्जाम्पल सारी चीज़ें आप पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाऊँगा मैं आपको। और आप क्रॉस वेरीफाई तो कर ही सकते हैं, जैसा कि हमने देख लिया है कि मैं आपको यहाँ एक सेकंड, ये आप सबको पता है कि मैं यहाँ इस बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें से इनके इन्होंने सारा की सारा यहाँ पे लिया है या नहीं लिया। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा, लेकिन हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, रोज़ इतना टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा टाइम लेने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो रहेगा, आपको लगभग 30 मिनट के करीब हमारा टाइम रहेगा ऑन एन एवरेज। 35 हो सकता है और 25 भी वो हो सकता है, 25 तो नहीं रहेगा, क्या थोड़ा सा बढ़ के ही रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी हमारा पास में आ रहा है और ये कोई समय 1 डेढ़ महीने के करीब में इसको ख़त्म करना है, जिससे हमको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए लास्ट में टाइम मिले। ठीक है, तो लगभग 30 मिनट का हमारा कल से जो रहेगा शेड्यूल वो इतना रहेगा कि 30 मिनट लगभग हम पढ़ेंगे। बाकी एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रेड इजी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लें, और साथ में हमें जीमेल पे आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं वगैरह वगैरह, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। थैंक यू अगेन।